भाभी, आज नाश्ते में क्या बना रही हैं आप? बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। देवर जी आप बताइए आपको क्या खाना है नाश्ते में, जो आप बोलेंगे वही बना दूंगी। भाभी, आज मेरा सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा है, प्लीज आप सूजी का हलवा बना दीजिए। हाँ ठीक है देवर जी, अभी बना कर लाती हूँ, आप सामने जाकर बैठिए। थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरा बिल्कुल एक माँ की तरह ध्यान रखती हैं। मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, इन सब चीजों का आप कितने अच्छे से ध्यान रखती हैं। बस बस देवर जी रहने दीजिए, ज्यादा मस्का मत लगाइए। मैं जानती हूँ आप मुझे मस्का लगा रहे हैं। नहीं भाभी, मैं मस्का नहीं लगा रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ठीक है आप चलकर सामने बैठिए, बस मैं अभी 2 मिनट में आपके लिए नाश्ता बना कर लेकर आती हूँ। भैया, आपको भाभी की नौकरी करने से क्या दिक्कत है भला? यदि भाभी चाहती हैं कि वो नौकरी करें तो उन्हें करने दीजिए ना। आपको कौन सी परेशानी हो रही है? यदि भाभी 4 पैसे कमाने लगेंगी तो कम से कम घर चलाने में हमारी हेल्प भी हो जाएगी। आपको तो पता है मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, और आप जो भी कमा कर लाते हैं वो सारी इस घर की EMI में कट जाते हैं। विपुल, फालतू की बातें मत किया कर, ले देकर बस एक ही बात पकड़ कर बैठ जाता है। तुझे पता है ना, मैं औरत की कमाई खाने वालों में से नहीं हूँ। मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, जितना भी कमा रहा हूँ बहुत है। भैया, आपकी सोच बहुत गलत है। इसमें औरत की कमाई खाने वाली कौन सी बात हो गई भला? यदि भाभी अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं तो अच्छी बात है ना। अरे, भाभी की नौकरी लगने से आपका मान सम्मान रुतबा और बढ़ जाएगा समाज में। आप नहीं समझते भैया, औरत का नौकरी करना भी बहुत जरूरी होता है। विपुल, तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे अपना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैंने बोल दिया वो नौकरी नहीं करेगी, यानी नहीं करेगी। भैया, भाभी के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है, प्लीज भैया बात मान जाइए। भाभी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी डिग्री लिए हुए बैठी हैं। भैया, कम से कम भाभी 4 पैसे कमाएंगी तो उससे हमारे घर खर्च में भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और भाभी अपने खर्चे खुद से उठा सकेंगी। आप समझते नहीं है इस चीज को। विपुल, आज नहीं तो कल मैं तेरी भाभी की सारी पूर्ति कर पाऊंगा, मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि आज नहीं तो कल मेरा प्रमोशन जरूर होगा और मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, देख लेना। हाँ, पैसे कौड़ी के मामले में हाथ तंग जरूर है अभी, लेकिन आगे चल के मैं बहुत अच्छा पैसा कमा लूंगा, मुझे अच्छे से पता है। विपुल, अभी तू नादान है, भोला भाला है, अभी तुझे दुनिया की इतनी जानकारी नहीं है। विपुल, यदि तेरी भाभी नौकरी करने लगेगी तो लोग समाज क्या बोलेगा, तुझे पता नहीं है। बोलेंगे कि इसके पति में इतनी कुवत नहीं है कि अपनी पत्नी को शौक शान पूरे कर सके, घर में बैठ के खिला सके, इसलिए तो उसे बाहर भेज रहा है नौकरी करने को। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी सोच है, बाहर वालों की सोच नहीं है। अपनी सोच को बाहर वालों के सर पर मत थोपो, ठीक है? यदि तू इतनी ही जिद कर रहा है तो मुझसे कोई भी उम्मीद मत करना, सारा काम तू ही करना। तेरी भाभी का फॉर्म भरना, फॉर्म जमा करना, उसे पेपर दिलाने ले जाना, सारा A to Z काम तुझे ही करना पड़ेगा। मुझसे किसी प्रकार की उम्मीद ना ही की जाए। अरे भैया, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं अपने भाभी का लक्ष्मण हूं, मैं अपनी भाभी का सारा काम यूं ही कर दूंगा। बस मैं तो आपकी राजी खुशी चाह रहा था कि आप हाँ कह दें। भाभी का चमचा, भाभी के इर्द गिर्द घूमने के लिए बता दो। भाभी के आगे पीछे घूम घूम कर उसके सारे काम करते रहता है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिख कर कुछ नौकरी करूं। बधाई हो भाभी, आपके लिए गुड न्यूज है। क्या हुआ देवर जी, क्या आपके भैया मान गए फॉर्म भरवाने के लिए? बताइए देवर जी। हाँ भाभी, भैया मान गए हैं, आज ही हम चलकर फॉर्म भर देते हैं, और हाँ, आते समय हम पिज्जा पार्टी जरूर करेंगे। अरे वाह देवर जी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। हम दोनों के विचार कितने मिलते जुलते हैं। आपके भैया तो एकदम बोरिंग है, मुझे तो कभी कभी गुस्सा आता है उनके ऊपर। भाभी, क्या हुआ यदि भैया आपकी खुशियों का ख्याल नहीं रखते तो? मैं हूं ना, आपका लक्ष्मण देवर, आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। सच में देवर जी आप बहुत अच्छे हैं, यदि आप ना होते ना तो मैं तो आपके भैया के साथ बोर ही हो जाती। बड़े ही बोरिंग है, न कभी मूवी देखने ले जाते हैं, न कभी घुमाने ले जाते हैं, न कभी मॉल ले जाते हैं शॉपिंग कराने, और न ही कभी अपने मन से बाहर डिनर कराने ले जाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मेरे होते हुए आपको बोर होने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी जहां भी जाना है आप बस मुझे एक बार बता दीजिएगा, हम लोग जरूर चलेंगे। मैं आपकी खुशियों का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा। माँ के जाने के बाद ये घर एकदम वीरान हो गया था, आप हमारे घर में लक्ष्मी के स्वरूप आई हैं। आपके आने से इस घर में रौनक आ गई है, इसलिए भाभी मैं आपको कभी भी उदास नहीं होने दूंगा। थैंक यू देवर जी, ये लीजिए अब आप नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। उसके बाद मैं जल्दी से जाकर सारे घर के काम निपटा लेती हूँ, फिर हम दोनों चलकर फॉर्म भरने चलते हैं। जी भाभी, दीजिए। ये आकांक्षा की शादी अभी 6 महीने पहले ही राकेश के साथ हुई है। राकेश और विपुल दोनों भाई भाई हैं। विपुल और राकेश के अलावा घर में और कोई नहीं रहता है। 1 साल पहले विपुल की माँ का देहांत हो गया था। राकेश और विपुल के पिताजी का देहांत तो बहुत पहले ही हो गया था, जब राकेश ने अपने होश भी नहीं संभाला था। जैसे ही राकेश थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि राकेश बड़ा था घर का। राकेश के पिताजी का कोई पैतृक व्यापार नहीं था, वो एक कंपनी में वर्कर की नौकरी करते थे, इसलिए राकेश को नौकरी ढूंढने में भी बहुत दिक्कत हुई। राकेश का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। जब उसकी माँ का देहांत हुआ तब तो वो ज्यादा ही टूट गया था, क्योंकि माँ ही थी जो उसे सहारा देती थी।
माँ के गुजरने के बाद राकेश एकदम ही शांत शांत सा रहने लगा। राकेश के मामा जी ने आकांक्षा के पिताजी से बोलकर राकेश और आकांक्षा की शादी करवा दी। एक तरफ राकेश एकदम ही शांत स्वभाव का लड़का था, उसे दुनिया की चमक धमक से कोई मतलब नहीं था, उसे बाहरी दुनिया से ज्यादा लेना देना भी नहीं था। और एक तरफ राकेश का भाई विपुल है, जो बहुत ही चंचल और बहुत ही नटखट लड़का है, इसलिए वह अपनी भाभी के साथ बहुत ही हंसी मजाक किया करता था। उसे पता था कि मेरा भाई मेरी भाभी को ज्यादा समय नहीं देता था, इसलिए विपुल खुद ही अपनी भाभी को कभी मॉल घुमाने ले जा लेता था, कभी गार्डन ले जा लेता था, कभी पिकनिक पार्क ले जा लेता था, तो कभी गोलगप्पे, कभी नाइट डिनर और कभी मूवी देखने भी ले जा लिया करता था। आकांक्षा अपने देवर विपुल को एक छोटे भाई की तरह समझती थी और विपुल भी अपनी भाभी को एक बड़ी बहन की तरह समझता था, उसकी खुशियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। राकेश आकांक्षा की नौकरी करने के सख्त खिलाफ था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आकांक्षा भी चाहती थी कि कम से कम वो कुछ करने लगे तो घर में थोड़ा बहुत आमदनी भी होने लगे, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ जाए। क्योंकि राकेश की नौकरी इतनी बड़ी नहीं थी जिससे घर के ऐशो आराम से सारे खर्चे उठाए जा सकें। दोपहर होते ही दोनों देवर भाभी फॉर्म भरने चले जाते हैं। 1 महीने बाद एग्जाम की डेट भी आ जाती है। और आकांक्षा, अभी तक तुमने खाना पीना नहीं बनाया है, क्या कर रही थी तुम इतनी देर से? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बस जी, थोड़ी देर में ही खाना बना देती हूँ। क्या है, कल मेरा पेपर है, इसलिए मैं पढ़ने बैठ गई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। बस अभी बना कर देती हूँ। राकेश जी, कल मेरा पेपर है, आप एक काम करिएगा, सुबह जल्दी उठ जाइएगा और मुझे सेंटर तक छोड़ दीजिएगा। आकांक्षा, मुझसे ये फालतू के काम बताने की हिम्मत मत करना। तुम्हें पता है ना, मुझसे ये फालतू के काम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। घर में विपुल है ना, विपुल को बोलो, वो तुम्हें ले जाएगा। और वैसे भी मैं तो सख्त खिलाफ हूँ तुम्हारे नौकरी करवाने के लिए। वो तो विपुल ने मुझे उस दिन बहुत मनाया, इसलिए मैंने हामी भर दी। मुझे पता है तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी लगने वाली नहीं है। तुम भी अपनी दिल की तसल्ली कर लो पेपर देकर, कल को ऐसा ना हो कि तुम मुझे ही कोसते बैठ रहे हो। भाभी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? भैया को परेशान मत करिए, मैं हूं ना, मैं आपको पेपर देने ले जाऊंगा। जल्दी से खाना बनाकर लेकर आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भाभी, इस तरह आप अपना दिल छोटा मत करिए, मैं हूं ना, मेरे होते हुए आपको भैया को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सारा काम कर दूंगा, बस आप मुझे अपना काम बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए। देवर जी, जब आपके भैया इस तरह से बात करते हैं ना, तो मेरा मनोबल और ज्यादा टूट जाता है। भाभी, यदि भैया आपको डिमोटिवेट करते हैं तो मैं आपको मोटिवेट करता हूँ ना। मेरे होते हुए आप टेंशन क्यों लेती हैं? भैया को तो आप जानती हैं, वो सख्त खिलाफ हैं आपकी नौकरी करवाने के लिए। वो तो उस दिन मेरे फोर्स में आकर उन्हें हामी भर दी थी। जाइए भाभी, भैया को जल्दी से खाना बना कर दे दीजिए, और हाँ, जल्दी से किचन से फ्री हो जाइएगा। उसके बाद में फिर रात भर का समय है आपके पास, रात भर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको पेपर देने भी जाना है। ठीक है देवर जी, मैं जल्दी से अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। आकांक्षा को उसका देवर विपुल दूसरे दिन पेपर देने ले जाता है और आकांक्षा का कुछ समय बाद रिजल्ट भी आ जाता है, जिसमें आकांक्षा ने बहुत अच्छे मार्क्स बनाए थे। समय बीतता गया और 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद आकांक्षा की जॉब भी लग गई थी। और भाभी जल्दी आइए, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज देवर जी, बताइए मुझे। भाभी, ऑनलाइन आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है, बधाई हो भाभी, आपकी नौकरी लग गई। और खुशखबरी की बात तो ये है कि इसी शहर में आपकी नौकरी लग गई है। सुना आपने, देवर जी ने क्या बताया? मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है, सुना आपने? भैया, देखा आपने, घर के काम के साथ साथ भाभी ने पढ़ाई लिखाई में भी पूरा ध्यान दिया है, इसलिए तो भाभी के कितने अच्छे मार्क्स आए हैं एग्जाम में। अच्छे मार्क्स आने के कारण भाभी की जॉब भी पक्की हो गई है। कितनी खुशी की बात है भैया ये। हाँ, ये तो खुशी की बात है। हाँ, तो फिर इसी बात में आज हम लोग डिनर करने चलते हैं शाम को। क्या देवर जी, कैसा लगा मेरा आइडिया? आज हम लोग बाहर जाकर खाना खाएंगे, कम से कम इतना तो बनता ही है। हाँ भाभी, बिल्कुल सही बोला आपने। भैया, चलेंगे आज शाम को हम लोग डिनर करने। भाभी की खुशी के लिए आप ये सब तो कर ही सकते हैं। अब इतनी बड़ी खुशी का मौका जो है। विपुल, ये फालतू के ढकोसले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर में बनाओ और घर में खाओ, कोई जरूरत नहीं है किसी को बाहर जाने की। और वैसे भी मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो तुम्हें ले जाकर मैं बाहर डिनर करवाऊंगा। विपुल, तू एक काम कर, तू खुद ही अपनी भाभी को बाहर ले जाकर उसे खाना खिला कर ले आ। ठीक है भैया, आपको यदि नहीं जाना है तो आप बिल्कुल मत जाइए, मैं हूं ना, मैं अपनी भाभी का ख्याल रखूंगा, मैं अपनी भाभी की खुशी का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं ले जाऊंगा अपनी भाभी को डिनर कराने। हाँ ठीक है, तुम दोनों देवर भाभी ही जाओ बाहर खाना खाने। भाभी, ये खुशी का मौका है, इस तरह खुशी के मौके में आप उदास मत होइए। देवर जी, इतनी बड़ी खुशी के मौके में बाहर जाकर खाना तो बनता ही है। अब इनके कारण क्या हम वो भी ना करें? जाने दीजिए, इन्हें नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, हम दोनों ही चलते हैं, हम दोनों ही एंजॉय करके आते हैं। हाँ, ठीक है भाभी। धीरे धीरे करके इसी तरह समय बीतता गया। विपुल अपनी भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और आकांक्षा भी अपने देवर विपुल का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। समय बीता और विपुल के लिए भी एक लड़की देखी गई। आकांक्षा ने विपुल को उस लड़की की तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर विपुल खुश तो हुआ, लेकिन उसे ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी होने के बाद घर में
लड़ाई झगड़े होने लगे, इसलिए विपुल साफ साफ मना करते रहा शादी करने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि उसके भैया उसकी भाभी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। विपुल ही था जो अपनी भाभी के हर सुख दुख में साथ देता था, उसकी हर जरूरत की चीजों को विपुल ही ला कर देता था। भाभी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? यदि मेरी शादी हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हम दोनों के बीच में प्रेम है वो प्रेम दूसरी लड़की के आने के कारण खत्म हो जाए। देवर जी इतनी गलत सोच नहीं रखते हैं, बस अपनी सोच अच्छी रखिए, भगवान सब कुछ अच्छा होगा। आप तो अच्छा ही अच्छा सोचकर शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। देखिए देवर जी, भगवान की दया से अब हमारे घर में पैसे कौड़ी की भी कोई कमी नहीं है। हमारे 3-3 4-4 कंपनियां चल रही हैं, इतने सारे ट्रैक्टर चल रहे हैं। आज से 2 साल पहले जब हमारी जॉब लगी थी तब कितनी परेशानी थी हमारे घर में, पैसे कौड़ी की भी कमी थी और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत नाजुक थी। इसलिए तो आपने शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब आप भी सक्षम हो गए हैं, आप भी इतना अच्छा कमाने धमाने लगे हैं, आपके भैया भी अपनी कंपनियों में व्यस्त हो गए हैं। इसलिए देखिए भैया, शादी कर लीजिए। लाइफ सेटल करने के लिए शादी करनी ही पड़ती है। अब तो आपका भतीजा भी 1 साल का हो गया है, अब घर भी आराम से संभाल सकती हूँ मैं। अब वो थोड़ा समझदार हो गया है, हर किसी के पास रह जाता है। भाभी पता नहीं क्यों लेकिन शादी करने के नाम से मुझे थोड़ा डर जरूर लग रहा है। देवर जी इसमें डरने वाली क्या बात है भला, शादी हर किसी को करनी पड़ती है, जरूरी थोड़ी ना है कि हर किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जो शादी के बाद जिंदगी बर्बाद होती है जिनकी। नहीं तो अपने भाई को ही देख लो, आपके भाई की तो जिंदगी बन गई। हाँ भाभी, हर लड़की आपकी जैसी रहे तो कितनी अच्छी बात होगी। फिर क्या था, विपुल मान गया शादी के लिए और अगले ही महीने विपुल और राधिका की शादी हो जाती है। ये है राधिका, विपुल की पत्नी। दीदी विपुल इतनी जल्दी ऑफिस चले गए, बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चले गए लगता है। अरे नहीं राधिका, देवर जी को मैंने सुबह नाश्ता चाय दे दिया था, तुम सोई थी ना इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने खुद ही चाय बनाकर दे दी उन्हें और नाश्ता भी। ओह अच्छा ठीक किया आपने। राधिका तुम्हारे लिए भी नाश्ता लगा देती हूँ, बैठ जाओ। ये लो राधिका, चाय नाश्ता कर लो, चाय ठंडी हो रही है। बहुत देर से तुम्हारी रास्ता देख रही थी मैं, तुम नहीं आई तो मैंने सोचा। दीदी आजकल तो ब्रेकफास्ट में ये सब नहीं खाया जाता, आपको पता नहीं है। मोमोज, अप्पे, ढोकला, इडली, डोसा, इस तरह के नाश्ते खाना पसंद करते हैं लोग, ना कि इस तरह पकोड़े वाला। राधिका देवर जी को पकोड़े बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए देवर जी आए दिन बस पकोड़े ही बनवाते रहते हैं मुझसे। ओह अच्छा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए भाभी, अब उनकी पत्नी आ गई है ना, वो उनका ख्याल अच्छी तरह रख लेगी और उनका नाश्ता भी पूरा चेंज कर देगी। हाँ हाँ अच्छी बात है, कम से कम चलो इस बहाने मुझे तो छुट्टी मिलेगी थोड़ी सी। कम से कम मुझे भी अब ऐसा लगना चाहिए कि मैं जेठानी बन चुकी हूँ, थोड़ा सा मुझे भी आराम मिलना चाहिए। अब देख रही हूँ मैं, जब से शादी होकर इस घर में आई हूँ, मेरा पति बस भाभी 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 के नाम की माला जपता रहता है। भाभी ये, भाभी वो, भाभी ऐसी, भाभी वैसी, बस यही सब सुनने मिल रहा है इसके कान से। लगता है सारे घर की बागडोर भाभी ने ही संभाल कर रखी है। इस बागडोर की डोर को ही काट देती हूँ मैं तो सारी बागडोर खत्म हो जाएगी। राधिका, मुझे ऑफिस से आए हुए पूरा आधा घंटा हो गया है, लेकिन तुम हो कि तुम अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रही हो। भाभी के साथ बैठा हूँ मैं आधा घंटे से, भाभी ने चाय नाश्ता सब करा दिया मुझे, और तुम हो कि तुमसे अपना कमरा ही नहीं छूट रहा है। चाय नाश्ता ही कराया है ना, कोई सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम तो नहीं कर दी है जो तुम उनके नाम की इतनी माला जपते रहते हो। मैंने 50 बार बोल दिया तुमसे कि तुम उनकी तारीफ मेरे सामने मत किया करो। ये तुम कैसी बात कर रही हो राधिका, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है। अरे वो मेरी भाभी है, भाभी ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है तो मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानती, तुम कल की आई लड़की हो। और हाँ, मेरी भाभी के खिलाफ तुम जो जहर अपने मन में घोल रही हो उसे खत्म ही कर दो तो ही तुम फायदे में हो। लो देख लो जी, आ गया अपनी भाभी का चौकीदार, उनकी चौकी करने से फुर्सत मिले तब ना मेरे पास आए। राधिका, यदि तुमने मेरी भाभी के खिलाफ एक शब्द और बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो मेरी। राधिका, मेरी भाभी का और मेरा रिश्ता तुम नहीं समझ सकती हो, क्योंकि मेरे और भाभी के रिश्ते को समझने के लिए और देखने के लिए मन की आंखें चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। रहने दो, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वो तो दिख ही रहा है तुम्हारा और तुम्हारी भाभी का कैसा रिश्ता है, साफ साफ देख पा रही हूँ मैं। तुमसे बात करना ही बेकार है, मैं तुमसे बात करके अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जरूर इन दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है, इतने दिनों से देख रही हूँ मैं। किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है जेठ जी को फोन न लगाकर जेठानी जी डायरेक्ट इनको फोन लगाती हैं। वो पति है, पहले उनको फोन लगाना चाहिए, नहीं देवर को पहले लगाती हैं। कहीं लाना ले जाना है तो देवर ही पहले ले जाता है। जेठानी जी की चालाकी को समझ गई हूँ मैं, वो क्या चाह रही हैं मेरे पति से। अरे इस तरह अपनी आंखों के सामने अपने साथ धोखा होने नहीं दे सकती मैं। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि समझ में ही आ जाएगा। आप ठीक है ना, आइए आकर बैठिए, मैं जल्दी से फैन चालू करती हूँ। राधिका जाओ जल्दी 1 गिलास ठंडा पानी ला दो तुम्हारे भैया के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या बोला दीदी आपने, मुझसे कुछ बोला क्या?
हाँ राधिका, तुम्हारे भैया को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं और एकदम ठंडा पसीना छूट रहा है। जाओ जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी ला दो, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी आपको दिख नहीं रहा है मैं कितना जरूरी काम कर रही हूँ मोबाइल में। मैं यहाँ से 1 मिनट भी नहीं उठ सकती हूँ। आप जाकर ले आइए। जितनी देर में खड़े खड़े बातें कर रही हैं उतनी देर में तो आप जाकर 1 गिलास पानी लेकर आ जाती। भाभी रुक जाइए, मैं जाकर एक गिलास पानी लेकर आता हूँ। चलिए आप चलकर कमरे में आराम करिए। राधिका, ये क्या तरीका था तुम्हारा भाभी से बात करने का? तुम्हें शर्म नहीं आती है? किस तरह की बात कर रही हो तुम? अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए? राधिका, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जरा भी तमीज नहीं सिखाया है। 2 बात तुम्हारी भाभी को क्या बोल दी मैंने, सारा घर सर पर उठा लिया है तुमने। और हाँ, मैं कोई उनकी नौकर नहीं हूँ जो उनके आगे पीछे घूमती रहूंगी। समझ में आई तुम्हें? मुझे क्या उन्होंने अपना नौकर समझ कर रखा है जो मुझसे गिलास भर पानी लाने के लिए बोल रही थी? वो खुद नहीं ला सकती क्या? अरे क्या हो जाता यदि तुम भैया के लिए एक गिलास पानी लाकर ही दे देती तो? भैया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए भाभी ने उन्हें पकड़ कर रखा था, इसलिए तुमसे एक गिलास पानी मांगा था उन्होंने। रहने दो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो तुम। पता नहीं आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है भाभी से? कौन सी ऐसी परेशानी है जो तुम उस तरह से बात करती हो भाभी के लिए? अरे क्या बिगाड़ा है भाभी ने तुम्हारा? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती है। उल्टा वो तो तुम्हें कितनी अच्छे से रखती हैं, तुमसे घर का कोई भी काम नहीं करवाती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, वहां से आकर सारा घर का काम करती हैं। एक काम वाली बाई तक नहीं रखा है उन्होंने, सारे घर को संभाले हुए है मेरी भाभी। तुम्हारा काम ही क्या है? जिस दिन से आई हो सिर्फ मोबाइल चलाने के और कुछ नहीं करती हो। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है तुम्हारी भाभी और तुम्हारे बीच में जरूर से चक्कर चल रहा है। खबरदार, यदि तुमने मेरी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो ऐसी पुलिस कंप्लेंट करूंगी कि कई सालों तक जेल की हवा खाते रहोगे। सच ही बोलते हैं लोग, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तुम मेरी भाभी के बारे में इतना गलत सोच रही हो? कैसी औरत हो तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वो मेरी भाभी ही नहीं, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, सारे रिश्ते निभा रही है, और एक तुम मेरी पत्नी होकर मुझे इतना गलत। खैर जाने दो, तुमसे उम्मीद भी और क्या की जा सकती है? तुम जैसी औरतें ही घर को बर्बाद करती हैं। बहुत ही चालाक औरत है मेरी जिठानी। सारे घर के कागजात अपने पास रखी है, सारी कंपनियों के कागजात भी अपने पास रखी है, सारे पैसे कौड़ी सब अपनी तिजोरी में भर कर रखती है। घर के दोनों मर्दों को अपने कसवस में करके रखा है। मुझे इस बारे में बड़े भैया से बात करनी ही पड़ेगी। मुझे तो पक्का यकीन है कि इन दोनों के बीच में जरूर चक्कर चल रहा है। कम से कम जेठ जी को भी तो अपनी पत्नी के काले कारनामे दिखने चाहिए। भैया अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ विपुल, अब तो थोड़ा ठीक लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे ऑफिस से आते आते एकदम ठंडा पसीना निकल रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऑफिस में ही अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने तेरी भाभी को पहले ही फोन कर दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए तेरी भाभी गाड़ी लेकर फौरन ही ऑफिस चली आई। हाँ देवर जी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा घबराहट हो गई थी। इनकी ऐसी हालत देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। भैया भाभी, राधिका के ऐसे बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं देवर जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? राधिका अभी बच्ची है, नादान है, उसे अभी समझदारी नहीं है उतनी। धीरे धीरे करके सब समझ जाएगी वो। आप बस उस पर नाराज होना बंद कर दीजिए, उसे प्यार से समझाइए, वो अभी बच्ची है। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो राधिका, क्या बात है? बोलने में तो बहुत शर्म आ रही है भैया, लेकिन क्या करूं, आपको ये बात बतानी ही पड़ेगी। यदि आपको ये बात पता नहीं चलेगी तो आप हमेशा अंधेरे में ही रहोगे, आपको हमेशा धोखे में ही रखा जाएगा। आपका जानना बहुत जरूरी है। राधिका, बातों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाना बंद करो, साफ साफ बात बताओ, बात क्या है? भैया शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। आपकी पत्नी यानी जेठानी जी का और मेरी पति का चक्कर चल रहा है। दोनों देवर भाभी में हम दोनों को ही अंधेरे में रखा हुआ है। राधिका, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है? तुम किसके बारे में क्या बोल रही हो? जरा ये बात तो सोच लो। भैया मैं बिल्कुल सोच समझ कर ही बोल रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। अरे जो तुम बोल रही हो ना, तुम्हारे दिमाग में ये बात आई भी कैसे? मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर कि तुमने ये सब बातें सोची कैसे। वो तो मैं रिश्ते का लिहाज कर रहा हूँ, वरना शायद आज मैं अपना आपा खो बैठता। भैया मेरी बात समझने की कोशिश करो, भाभी आपको धोखा दे रही हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप सीधे साधे हो, आपके पीठ पीछे क्या क्या रंगरलियां मनाई जा रही हैं ये आपको नहीं पता। मैंने कहा शांत हो जाओ। यदि तुमने उन दोनों के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा राधिका, मैं बता देता हूँ तुम्हें। तुमने उन दोनों के रिश्ते में उंगली उठाकर बहुत गलत किया है। अरे तुम्हें पता नहीं है, जब मेरी माँ गुजरी थी तब मेरा भाई एकदम ही अकेला पड़ गया था, क्योंकि वो माँ के बहुत ही ज्यादा करीब था। जिस दिन से माँ और एक बड़ी बहन की तरह उसे प्यार दिया है, हर समय उसकी देखभाल करना, उसकी फिक्र करना, छोटे भाई की तरह उसे ट्रीट करना, ये सब किया है आकांक्षा ने। और विपुल भी एक भाई की तरह उसके हर समय साथ रहा है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, इसलिए वह विपुल के साथ जाती आती है कहीं भी। मुझे इस तरह घूमना फिरना, मॉल जाना, डिनर बाहर करना, ये सब पसंद नहीं है, और आकांक्षा को ये सब बहुत पसंद है, इसलिए विपुल ही उसे लाता ले जाता है। दोनों देवर भाभीियों की वाइफ से बहुत मिलते हैं, दोनों एक दूसरे की फिक्र करते हैं, दोनों एक दूसरे की चिंता करते हैं,
बहुत अच्छे से एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके रिश्तों पर उंगली उठाओ। गंगा जल की तरह पवित्र है दोनों का रिश्ता। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस तरह की बात कर रही हो? अरे भैया, जब उन दोनों को कुकर्म करते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे भला बोलने में क्या शर्म है? मैंने कहा चुप हो जाओ राधिका। अब मैं उन दोनों के खिलाफ तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। अरे क्या हुआ? आप राधिका को इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? राधिका ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उस पर इतना नाराज हो रहे हैं? आग लगाकर पानी के लिए दौड़ना तो आपकी फितरत है भाभी। ज्यादा मेरा पक्ष लेने की जरूरत नहीं है आपको, मेरी हिमायती बनने की जरूरत नहीं है आपको। लगता है आप मेरी जेठानी से मेरी सौतन बनने की तैयारी कर रही हैं। ये क्या बोल रही हो राधिका? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जरा सोच समझ कर बोलो, तुम क्या बोल रही हो? राधिका, अपनी जुबान को लगाम लगाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगे तुम लोग? तुम लोग सब मिलकर मुझे मारोगे? मारोगे? हाथ लगाओ मुझे, हाथ लगाओ। देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको यही संस्कार दिए हैं मैंने। हाथ नीचे करिए। भाभी, जरा देखिए इस बेशरम औरत को। ये किस तरह हमारे रिश्ते पर लांछन लगा रही है। इसे शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? मैं इसके साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता भाभी। मैं अभी के अभी इससे तलाक चाहता हूँ। नहीं नहीं देवर जी, आप ऐसा मत करिए। राधिका कहीं भी गलत नहीं है। मैं राधिका की फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। उसकी जगह कोई और पत्नी होती तो उसे भी ऐसा ही लगता। ये बात मैं और आप जानते हैं कि हमारा रिश्ता कितना पवित्र है। देवर जी, समय के साथ रिश्ते भी बदलते हैं, ये तो नियति है। और देवर जी, अब मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ वो शायद आपको सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन देवर जी, अब हम लोग एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। आप राधिका को लेकर हमारे नए वाले मकान में चले जाइए। नहीं नहीं भाभी, मैं आपसे और भैया से दूर नहीं रह सकता। मैं नहीं रह सकता भाभी। इस औरत के कारण आप मुझे अपने आप से दूर कर रही हैं। देखिए भैया, भले ही आप हम लोगों से दूर रहेंगे, लेकिन हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। जो प्रेम, जो आदर और जो इज्जत, मान सम्मान हम लोगों के दिल में एक दूसरे के प्रति है, वो कभी खत्म नहीं होगी। साथ में रहकर हम लोगों के मन में कड़वाहट आ रही है, इसलिए दूर रहकर ही हम लोगों के मन में प्रेम बना रहेगा। किसी भी घर में भाई भाई जीवन भर साथ नहीं रहते। एक न एक दिन हर किसी को अपनी गृहस्थी अलग करनी ही पड़ती है। इसलिए भैया, आज ही आप अपनी गृहस्थी अलग कर लीजिए। आप लोग अपने घर में सुकून से रहिए और हम लोग यहाँ। हाँ हाँ, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो और एक ठो घर देकर हमें घर से निकाल रही हो। तुम्हारी जैसी चालाक औरत मैंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। देवर जी, राधिका, ये लीजिए, हमारी 4 कंपनियां हैं। 4 कंपनियों में से 3 कंपनी हमने आपके नाम पे की है। और हाँ, जो शहर के बीचों बीच हमने बड़ा वाला फ्लैट लिया है, वो भी आप दोनों के नाम पे कर दिया है मैंने। अब आप लोग इसे अपने पास ही रखिए। लेकिन भाभी, इतना कुछ आपने हमारे नाम क्यों किया है? भाभी, ये सब आपने कब करवा लिया? कब इतनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दी आपने? मुझे पता क्यों नहीं चला? विपुल, हमने तेरी शादी के पहले ही ये सब तेरे नाम कर दिया था। हम नहीं चाहते थे कि भविष्य में चलकर कोई भी परेशानी आए, इसलिए इस प्रॉपर्टी को तू अपने पास रख। राधिका, ये जो तुम गंदे विचार अपने मन में रखे हुए हो ना, इन्हें खत्म कर दो। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी पत्नी और मेरा भाई दोनों ही ऐसे नहीं हैं। बहुत ही नेक दिल है मेरे दोनों। राधिका, बस ऐसा है कि देवर जी और मेरे विचार मिलते जुलते हैं, इसलिए हम दोनों की ज्यादा पटती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के रिश्ते ही खराब हैं। तुमने तो ऐसा बोलकर हम दोनों का रिश्ता ही कलंकित कर दिया। लेकिन राधिका, ठीक है, जो भी हुआ उसे जाने दो। अपने मन में इस बात के लिए कोई भी कड़वाहट मत रखना। ये लो, ये प्रॉपर्टी के पेपर अपने पास रखो। भाभी, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आप दोनों के साथ रहना है। मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। देवर जी, हम लोगों के घर जरूर अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के मन में जो प्रेम है वो हमेशा ही बना रहेगा। यदि आप चाहते हो कि हम लोगों का रिश्ता इसी तरह बना रहे तो बस आप मेरी बात मान लीजिए। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मूर्ख, मैं पागल, मैं बेवकूफ लड़की हूँ। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मैंने आप लोगों के इतने पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया, इतना गंदा इल्जाम लगाया। भगवान मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। दीदी, मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिए। ये सब कुछ भी नहीं चाहिए दीदी मुझे। आप प्लीज हम लोगों को अपने साथ ही रखिए दीदी, अपने साथ ही रखिए। अरे पागल, तू रो क्यों रही है? हमें कोई भी बात का बुरा नहीं लगा। तेरी जगह कोई और भी लड़की होती तो वो भी ऐसा करती। लेकिन राधिका, जो फैसला हमने लिया है वो बहुत ही सोच समझ कर लिया है। तेरे भैया और मैंने दोनों ने ही ये फैसला मिलकर लिया है। अब हम लोगों के लिए यही सही है। और हम लोग एक ही शहर में तो रह रहे हैं। जब भी तेरा मन करेगा या जब भी हमारा मन करेगा हम लोग मिल लेंगे एक दूसरे से। राकेश और आकांक्षा को इस बात का ज्ञान बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए समय से पहले ही दोनों ने सही फैसला ले लिया, जिसके कारण आज उन लोगों के रिश्ते भी बने हुए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।